हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्वागत है आपका एक और नई कॉन्सेप्चुअल वीडियो की सीरीज़ में। हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 85% से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर चुके हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में स्पीड कंट्रोल टॉपिक को सम अप किया। आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स, जो कि काफ़ी क्रूशियल स्टेप माना जाता है किसी भी मोटर के रेस्पेक्ट में, चाहे वो एसी मोटर हो चाहे आपका डीसी मोटर हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर टेस्ट से उसका परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। परफॉर्मेंस बोले तो उसके एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। टेस्टिंग ऑफ कोई भी मशीन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ टेस्टिंग ऑफ मशीन्स देखेंगे। ठीक है, तो मतलब इस सब टॉपिक को करने के बाद लगभग आपका सिलेबस कह सकते हैं कि 90% से 95% तक सिलेबस कंप्लीट है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थ्योरेटिकल रह जाएंगे, जो कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, एकदम इजी है, कोई खास उसमें इशू नहीं है। आपका गाइड बुक के हेल्प से ट्रबल शूटिंग वाला जो टॉपिक है वो आप खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो बचा हुआ था, मैंने कहा था ना प्रीवियस वीडियो में कि एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बचा हुआ है, उसको मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका टेस्टिंग ऑफ, एक मिनट पेन ठीक चल रहा है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं ये बात। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो अगर यदि ऐसा है तो इसका मतलब जो टेस्ट हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, जैसे कि ओपन सर्किट टेस्ट OCT, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट SCT, तो ये सब जो टेस्ट हम लोग करते हैं ये इक्वली ट्रू होना चाहिए हमारा इंडक्शन मशीन के लिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि थ्री फेज इंडक्शन मशीन इज अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर विथ इट्स सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर इज इक्विवेलेंट टू अ ट्रांसफार्मर, व्हिच मींस टेस्ट कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर कैन बी अप्लाइड टू इंडक्शन मशीन। ठीक है, बट द आउटपुट ऑफ इंडक्शन मशीन इज मैकेनिकल। बस इतना ही अंतर होता है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इनपुट वाला जो पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, ठीक है, और आउटपुट वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ठीक है, लेकिन इंडक्शन मशीन के केस में क्या होता है, इनपुट जो हो जाएगा वो तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, लेकिन जो आउटपुट हो जाएगा वो आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट कैनॉट, तो आउटपुट को हम लोग ओपन और शॉर्ट नहीं कर सकते, सो दैट टेस्ट कंडक्टेड शुड हैव अ डिफरेंट नेम बट द प्रोसीड्योर रिमेन्स द सेम। मतलब कि हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसीड्योर वही रहेगा। कैसे प्रोसीड्योर वही रहेगा? क्योंकि हम लोग जो आउटपुट सेक्शन है इंडक्शन मोटर का, उसमें हम लोग मैकेनिकल लोड लगा देते हैं। तो एक बार हम लोग कह सकते हैं कि बिना लोड के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और एक बार आपका उस रोटर को ब्लॉक करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो नो लोड टेस्ट है वो इक्विवेलेंट है आपका ओपन सर्किट टेस्ट के बराबर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके शाफ्ट पे कोई भी लोड नहीं लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडक्शन मशीन का बात किया जाए तो इंडक्शन मशीन में हम लोग जो नो लोड टेस्ट है उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, नो लोड टेस्ट इस इक्विवेलेंट, और इसमें जो हो जाएगा इसको हम लोग करेंगे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। मतलब रोटर को ब्लॉक करके रखा है अपन लोगों ने, ब्लॉक रोटर टेस्ट। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग कर सकते हैं एट्रीब्यूट। ठीक, तो सेम चीज़ के लिए अगर यदि मान लो हम लोगों को किसी भी सर्किट का एनालिसिस करना है, तो पहले सर्किट को इक्विवेलेंट तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो जो सर्किट है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो अब अभी तक हम लोग बहुत बार सर्किट को ड्रॉ कर चुके हैं, तो उसी में से ये भी है। यहाँ पे जो सर्किट आपको दिख रहा है ये वाला, जो R1 हो गया, X1 हो गया, फिर ये आपका शंट ब्रांच पैरामीटर हो गया, ये रोटर का पैरामीटर हो गया, ये आपका स्टेटर हो गया, ये रोटर का पैरामीटर हो गया।
टोटल में आपका R2 रेजिस्टेंस है। अब इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक पार्ट है आपका कॉपर लॉस के लिए, ये वाला CU लॉस के लिए, और ये वाला हो जाएगा पावर डेवलप के लिए, मैकेनिकल पावर डेवलप के लिए, मैक पावर, ये CU लॉस के लिए, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिखा है कि दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ लोड, मतलब कि इसको हम लोग लोड मान सकते हैं। एक्चुअली में जो शाफ्ट पे लोड लगा है वो तो अलग होता है, लेकिन इसको हम लोग लोड कंसिडर करके हम लोग क्या करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओपन सर्किट टेस्ट, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं नो लोड टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसको हम लोग ब्लॉट ऑटो टेस्ट कहते हैं, कैन बी डन विद द कंडीशंस प्रिवेल्ड, मतलब ये कंडीशंस को सेम रखते हुए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सबसे पहला जो टेस्ट है नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं नो लोड टेस्ट या फिर ओपन सर्किट टेस्ट, उस केस में हम लोग करते क्या है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो R2 बाय 1/s-1 को हम लोग इन्फिनाइट कर देते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब क्या, हम लोग उसको इन्फिनाइट कर देते हैं। और इन्फिनाइट कब पॉसिबल है, जब s का वैल्यू 0 होगा ना, क्योंकि अगर s का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे s जो है वो 0 हो जाएगा। वो कब हो सकता है, जब NR बहुत ज़्यादा करीब हो NS के, तभी तो पॉसिबल है ना इस रिलेशन से, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जो NR है वो NS के काफ़ी करीब है, तो उसके इसमें S का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब अगर यदि S का वैल्यू 0 होगा तो सीधा सीधा ये वाला हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा पूरी इन्फिनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट कहने का मतलब यही होता है कि वो ओपन सर्किट हो गया या फिर काफ़ी हाई वैल्यू हो गया, और हाई वैल्यू को जनरली हम लोग ओपन सर्किट के वैल्यू से डेजिग्नेट कर सकते हैं। इन्फिनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि करंट वहाँ से फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, इन्फिनाइट होने का मतलब यही हुआ ना। और इन्फिनाइट होने का मतलब ये भी है कि वहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है आइडियली। तो उस केस में जो हम लोग का सर्किट है वो कहाँ तक कैसा हो जाएगा, सिर्फ यहाँ देखिए ये वाला पार्ट खाली रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वही चीज़ को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ना, ये दिख रहा होगा, ठीक है, R1 X1। तो अब जो I0 है ये इसको हम लोग मान लेते हैं एवरेज ऑफ द 3 एमीटर। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस सर्किट को करने के लिए हम लोग जैसे ट्रांसफार्मर में करते थे ना, कि हम लोग जो सेकेंडरी साइड है उसको ओपन सर्किट करते थे, और जो प्राइमरी साइड था उसमें सारे मीटर्स लगाते थे, जैसे कि वोल्ट मीटर, एम मीटर। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, तो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एम मीटर लगाया हुआ है, वो जो एम मीटर है वो I0 को मेजर कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है कि एवरेज ऑफ द 3 एम मीटर्स I0 रीड कर रहा है, और जो R1 है वो आपका वोल्ट बाय वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, मतलब कि इस R1 देखिए वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली हम लोग को नहीं पता रहता है, तो उसको हम लोग टेस्ट के दौरान ही मेज़र करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि अगर हमको मेज़र करना है किसी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो वोल्ट VI मेथड है, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर मेथड कहते हैं, ठीक है। फिर आपका कैरी फॉस्टर मेथड है, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, तो वो सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है। इसमें सबसे इजी यही है, वोल्ट मीटर एमीटर को लगा दीजिए और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि V/I का जो रेशियो होता है वो आपको R दे देगा ना, बस इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो R1 है, मतलब क्योंकि देखिए इस टेस्ट में हमको I0 R1 सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग रोटेशनल लॉस निकाल पाएंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसमें जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो कैलकुलेट करना रहेगा, एक मिनट, कोर लॉस को कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। कोर लॉस को कैलकुलेट करने लगा, तो कोर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमको कोर का पैरामीटर चाहिए ना, तो ये वाला जो पैरामीटर है वो आपको कुछ नहीं तो कोर का पैरामीटर है, ठीक है। तो ये जो XM है इसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोग X1 और R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लॉसेस क्रिएट होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये R1 हो गया। अब उसी हिसाब से Z नो लोड भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया V1, और I0 करंट है, इस दोनों के रेशियो से हमको क्या मिलेगा, Z नो लोड ही तो मिलेगा ना, ठीक है। देखिए X1 को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, किसी भी टेस्ट में हम लोग नहीं कर सकते कैलकुलेट, क्योंकि X1 जो का फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि Z इज इक्वल टू होता है R+jX होता है ना। तो यहाँ से ये और ये मिल जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग ये करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चाहे कोई सा भी टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं AC मशीन में, ठीक। तो यहाँ Z जो हो जाएगा वो आपका जाएगा वोल्टेज पर फेज, करंट पर फेज, मतलब कि दोनों पर फेज वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं Z का वैल्यू, ठीक। अब हम लोग कहते हैं कि पावर जब हम लोग सर्किट में सप्लाई दिए, तो जैसे हम लोग सप्लाई दिए और ये जो S का वैल्यू है
आपका मतलब कि मोटर को हम लोग नो लोड पे रन करा रहे हैं, तो नो लोड पे जब रन करेगा तो एन एस के काफ़ी करीब रन करेगा, तो उस केस में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एस का वैल्यू काफ़ी कम हो गया या जीरो हो गया, तो उस केस में R2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, तो उस टाइम पे कुछ पावर लॉस तो हो ही रहा होगा ना सर्किट में। ऐसा तो नहीं है कि मोटर चल रहा है तो अब इस बात है कुछ ना कुछ तो लॉस हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा। तो जो नो लोड पे जो लॉसेस होगा उसको हम लोग किस किस चीज़ से कंसिडर कर सकते हैं। एक होता है आपका स्टेटर का कॉपर लॉस, मतलब स्टेटर में कॉपर लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि रोटर का सर्किट तो लगभग ओपन सर्किट है, वहाँ पे करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने का कोई सेंस बनता नहीं। तो अपने लोग सिर्फ क्या करेंगे, स्टेटर का कॉपर लॉस, स्टेटर का कोर लॉस और रोटर का कोर लॉस और मैकेनिकल लॉसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। रोटर का कोर लॉस भी जीरो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रोटर का कोर लॉस इज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि रोटर का करंट काफ़ी कम हो गया ना, नियरली जीरो हो गया, तो बस बात खत्म है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स नो लोड हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, जेड नो लोड माइनस आर नो लोड। तो उस केस में हम लोग एक्स नो लोड को कह सकते हैं कि x1 प्लस एक्सएम है ना। मतलब एक हो जाएगा स्टेटर का वाइंडिंग का रिएक्टेंस और एक्सएम जो हो जाएगा वो रोटर सॉरी कोर का मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पावर एट नो लोड का बात करें, मतलब कि जो हम लोग पावर इनपुट पावर दिए इंडक्शन मोटर को, तो उसमें से अगर यदि हम लोग ये इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये वाला चीज़, एक मिनट यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ, ये लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसको ये कर देता हूँ। तो जो नो लोड का जो पावर है पी नो लोड हम लोग जो दिए सर्किट में, ठीक है, उसमें से अगर यदि जो करंट फ्लो हो रहा है नो लोड पे आई नो लोड जो कि आई नॉट के बराबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस आर नो लोड का स्क्वायर कर देंगे, तो उस केस में हमको मिल जाएगा रोटेशनल लॉस। क्योंकि ये जो चीज़ है वो इस चीज़ से मिल के बना है, इससे मिल के बना है, इस दोनों से मिल के बना है, तो इस दोनों से मिल के बना है ये वाला, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब मतलब मान लीजिए ये आपका हो जाएगा P जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर आप लोग दिए, ठीक। अब इसमें से ये होता है आपका स्टेटर पे जो पावर लॉस हुआ, पावर लॉस प्लस आउटपुट पावर हुआ ना। तो अगर यदि मान लिया हमको आउटपुट नहीं पता लेकिन ये पता है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P इनपुट माइनस P लॉसेस बराबर P आउटपुट हो जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया। तो यहाँ पे जो आउटपुट पावर है वो आपका रोटेशनल लॉसेस है, ठीक है। और रोटेशनल लॉसेस को निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, नो लोड पावर जो हम लोग दिए उसमें से 3 एमीटर का रीडिंग और रेजिस्टेंस और निकाले उसका रीडिंग को 3 टाइम्स करके हम लोग रोटेशनल लॉस को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखिए अब नो लोड पे जो रोटेशनल लॉसेस होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात आता है तुम्हारा आपका कोर लॉस का। तो कोर लॉस, जो कोर लॉस होगा पी कोर, वो बेसिकली ट्रांसफार्मर के टॉपिक से वो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस से मिलके बना होगा, ठीक है। और चूंकि एडी करंट जो लॉस है वो आपका फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और चूंकि जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वी बाई एफ का जो रेशियो है वो आपका सॉरी एक मिनट, जिसमें से एफ को तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एफ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली भी पे डिपेंड कर रहा होगा। एफ कांस्टेंट है, एफ को कांस्टेंट रखें, क्योंकि कोई भी टेस्ट जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हम लोग भी एफ को चेंज नहीं करते, एक साथ दो चीज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफ को कांस्टेंट रखे हुए, तो इसका मतलब साफ है कि जो कोर लॉस होगा, कोर लॉस, इसमें से हिस्टेरेसिस लॉस जो हो जाएगा, एक मिनट, हाँ एफ कांस्टेंट है, ठीक। तो हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा हाँ एक मिनट, ये चीज़ मिस हो रहा है। देखिए दोनों चीज़ मिल के बना, ठीक है। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है ना वो काफ़ी कम है, लेस, थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो जो मेजर इफेक्ट क्रिएट करता है वो आपका पीई करता है, और चूंकि पीई करता है तो पी कोर जो हो जाएगा वो आपका पीई पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और चूंकि पीई जो है बीएम स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड कर जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि जो पी कोर है वो आपका फंक्शन ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो उधर हम लोग जो ये निकाले थे, कहाँ गया आपका जो रोटेशनल लॉसेस है, वो आपका वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसके करंट पे, कितना करंट वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। करंट अगर ज़्यादा होगा तो लॉसेस कम हो जाएंगे,
और करंट अगर यदि कम होगा तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है। तो ये हो गया आपका पी कोर। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, जो एफ एंड डब्ल्यू है ना, वो आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ स्पीड है। और जो ये जो लेकिन जो आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस है वो आपका फंक्शन ऑफ वोल्टेज नहीं है, लेकिन कोर है। अब अगर यदि उसी चीज़ को हम लोग मिला करके एक ग्राफ को ड्रॉ करें, मतलब अल्टीमेटली जो इसका जो एम था वो आपका था कोर लॉस को फाइंड आउट करना, जो कि हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, और साथ ही साथ कुछ रोटेशनल लॉसेस को फाइंड आउट करना। ठीक, तो उस दोनों को जब हम लोग मिला करके बनाते हैं तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो यहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पावर को कंज्यूम कर ही रहा होगा। तो मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, और ये जो बाकी बचा पार्ट वो आपका कोर लॉस को काउंटर करेगा। ठीक, तो इसमें से एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग एफ को कांस्टेंट माने थे, ठीक है, लेकिन अगर यदि वी बाई एफ का जो रेशियो है वो उसमें अगर v जो है रेटेड से लेस हो और f रेटेड हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फाई जो हो जाएगा वो आपका रेटेड से लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि v कम है ना, f तो रेटेड है, तो फाई कम हो जाएगा। यदि फाई कम होगा तो उस केस में जो जो कोर लॉस है वो आपका फ्लक्स पे डिपेंड करने लगेगा, सिंपल। और उसके कारण क्या होगा, जो वाइंडिंग जो करंट जिसके कारण आपका लॉसेस हो रहा था वो कम हो जाएगा, और आई नॉट जो नो लोड का जो करंट है वो भी कम हो जाएगा। तो उस केस में स्टेटर का जो नो लोड का जो कॉपर लॉस है वो भी कम हो जाएगा, और साथ में नो लोड का पावर फैक्टर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। ठीक, और फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस वो कांस्टेंट रहेंगे, जो नो लोड का जो लॉस जो पावर लॉस होगा वो नेग्लिजिबल चेंज रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो इससे प्रीवियस केस था उसमें क्या था कि फ्लक्स का वैल्यू कम हो जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है जो मैग्नेटाइज करने वाला जो करंट है वो कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को रेटेड से कम रखते हैं तो उस केस में फ्लक्स का वैल्यू बढ़ जाता है। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग करंट का, तो मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू बढ़ गया तो उस केस में जो कोर लॉस है वो बढ़ जाएगा, और कोर लॉस के बढ़ने से जो नो लोड का जो करंट था जो एमीटर से बह रहा था वो आपका बढ़ जाएगा, तो उस केस में अगेन कॉपर लॉस बढ़ जाएगा और स्पीड जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस रिड्यूस कर जाएगा, एमीटर का रीडिंग रिड्यूस कर जाएगा, पीएफ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब बोला जाता है कि हम लोग आमतौर पे जो भी जो क्या बोलते हैं नो लोड का जो टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर में देख रहे थे, उसमें भी ओपन सर्किट टेस्ट जो करते हैं वो रेटेड वोल्टेज से थोड़ा सा कम पे ही करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे ही कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रेटेड होना चाहिए लेकिन जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई करेंगे वो रेटेड से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा सिर्फ नो लोड का रोटेशनल लॉस को निकालना और साथ में कोर लॉस को निकालना था। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझ गए हैं। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। ठीक है, और ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।